दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना एक 25 साल की लड़की प्रियदर्शिनी मट्टू की है, जिसका रेप करने के बाद बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और साथ ही ये कहानी उस बूढ़े बाप की है जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सालों कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, और दूसरी तरफ आरोपी पैसे और पावर के दम पर हमारी न्याय व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर आजाद घूमता रहा, यानी ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। हालांकि प्रियदर्शिनी को बाद में न्याय तो मिला, लेकिन इसके लिए प्रियदर्शिनी के परिवार को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आखिर क्या हुआ था उस दिन प्रियदर्शिनी के साथ, और इस घटना को किस हैवान ने अंजाम दिया था, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। प्रियदर्शिनी का जन्म 23 जुलाई सन 1970 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनका परिवार श्रीनगर में रहता था। प्रियदर्शिनी के पिता चमन लाल मट्टू, जो एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने श्रीनगर के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में प्रियदर्शिनी का एडमिशन करा दिया था। फिर बाद में चमन लाल अपने परिवार को साथ लेकर जम्मू चले गए। प्रियदर्शिनी ने जम्मू के एमएएम कॉलेज से बीकॉम किया। उसका सपना वकील बनने का था, इसलिए वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई और वसंत कुंज इलाके में अपने चाचा के फ्लैट में रहने लगी। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी की पढ़ाई करने लगी। उनके परिवार वाले बहुत खुश थे कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर एक दिन बहुत बड़ी वकील बनेगी, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही प्रियदर्शिनी और उनके परिवार वालों के सपनों को ग्रहण लग गया। और ये ग्रहण था दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में ही पढ़ने वाला प्रियदर्शिनी का सीनियर संतोष कुमार सिंह। संतोष एक बड़े बाप का बिगड़ैल बेटा था। संतोष के पिता जेपी सिंह एक आईपीएस ऑफिसर थे और वो पौंडीचेरी में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। अपने पिता के इतने ऊंचे पद पर होने की वजह से संतोष खुद को भी एक अफसर ही समझता था। और फिर एक दिन संतोष की गंदी नजर लॉ फैकल्टी में एक खूबसूरत कश्मीरी लड़की पर पड़ी। संतोष ने जब उस लड़की के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि इस लड़की का नाम प्रियदर्शिनी मट्टू है, जो उसकी जूनियर है। संतोष ने प्रियदर्शिनी को देखते ही यह मन बना लिया था कि उसे किसी भी तरह से इस लड़की को हासिल करना है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और इसी चाहत में एक दिन संतोष ने प्रियदर्शिनी को प्रपोज कर दिया, लेकिन प्रियदर्शिनी ने उसे साफ इनकार कर दिया। और इस तरह अब संतोष के एक आईपीएस अफसर का बेटा होने का घमंड, यूनिवर्सिटी में उसका रौब, उसका दबदबा, ये सब उस दिन एक कश्मीरी लड़की ने चकनाचूर कर दिया। हालांकि प्रियदर्शिनी का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। उसने तो बस उससे ना कहा था, लेकिन संतोष इस बात से गुस्सा हो गया था कि कोई लड़की उसे ना कैसे कर सकती है, यानी उसे रिजेक्ट कैसे कर सकती है। इसके बाद संतोष ने अपनी ये गंदी सोच बना ली थी कि अब ये लड़की या तो मेरी होकर रहेगी या फिर किसी की भी नहीं होगी। और फिर संतोष ने प्रियदर्शिनी का जीना मुश्किल कर दिया। यूनिवर्सिटी से घर आते जाते हुए संतोष उसका पीछा करने लगा, उसके साथ बदतमीजी और छेड़खानी करने लगा। लेकिन प्रियदर्शिनी भी उसकी इस हरकत से डरी नहीं, क्योंकि वो कोई बेचारी नहीं थी, बल्कि वो तो एक बहादुर और बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। प्रियदर्शिनी ने संतोष के खिलाफ वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन ना जाने ऐसी क्या बात थी कि पुलिस ने भी प्रियदर्शिनी की शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने उस दिन उसे बस दिलासा देकर ही वापस भेज दिया। इसके बाद तो संतोष की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई, यानी अब वो प्रियदर्शिनी को और ज्यादा परेशान करने लगा था, उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। प्रियदर्शिनी एक बार फिर से पुलिस स्टेशन गई और फिर से संतोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लेकिन इस बार भी कार्रवाई के नाम पर उसे केवल दिलासा ही दिया गया, क्योंकि पुलिस भी ये अच्छी तरह से जानती थी कि संतोष कुमार सिंह एक आईपीएस अफसर का बेटा है, और शायद इसीलिए पुलिस संतोष के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से कतरा रही थी। एक दिन प्रियदर्शिनी जब यूनिवर्सिटी से वापस अपने घर जा रही थी तो संतोष अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगा और अचानक बाइक को प्रियदर्शिनी के सामने लाकर रोक दी। इसके बाद संतोष प्रियदर्शिनी का हाथ पकड़कर खींचने लगा और उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगा, तो प्रियदर्शिनी ने अपने बचाव के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
और ये देखकर संतोष उसे छोड़कर वहां से भाग गया। प्रियदर्शिनी उस दिन फिर से निडर होकर अकेले ही पुलिस के पास गई और प्रियदर्शिनी ने पुलिस को सारी बात बताई। इस बार पुलिस ने इस मामले में थोड़ी गंभीरता दिखाई और संतोष कुमार सिंह को प्रियदर्शिनी से दूर रहने की चेतावनी दी। इसके बाद एक हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सुरक्षा कर्मी के तौर पर प्रियदर्शिनी के साथ रखा गया। और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब संतोष इतना बड़ा शैतान था तो वो इतनी आसानी से मानने वालों में से तो नहीं था। उसने तब भी प्रियदर्शिनी का पीछा नहीं छोड़ा, उसके साथ अभद्रता करना नहीं छोड़ा। और हद तो तब हो गई जब उसने प्रियदर्शिनी से बदला लेने के लिए उल्टा प्रियदर्शिनी के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिकायत दर्ज करा दी कि प्रियदर्शिनी एक साथ 2-2 डिग्रियों के लिए पढ़ाई कर रही है, जो कि नियम के खिलाफ है। संतोष को लगा था कि प्रियदर्शिनी को लॉ की पढ़ाई करने से रोक दिया जाएगा और फिर प्रियदर्शिनी अपने आप को बचाने के लिए उसके पास रोते और गिड़गिड़ाते हुए आएगी। लेकिन उसका यह भ्रम तब टूट गया जब प्रियदर्शिनी ने यह सबूत दिए कि वो एक समय में सिर्फ एक ही डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही है। प्रियदर्शिनी ने बताया कि वो एम.कॉम की पढ़ाई तो बहुत पहले ही पूरी कर चुकी है और अब वो केवल लॉ की ही पढ़ाई कर रही है। लेकिन इधर अपनी एक और हार से संतोष बुरी तरह से बौखला गया था और उसने इसी बौखलाहट में एक ऐसा घिनौना और गिरा हुआ नीच काम किया कि जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। साल 1996 में जनवरी का महीना था और रोजाना की तरह प्रियदर्शिनी अपने सुरक्षाकर्मी राजेंद्र सिंह का सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए इंतजार कर रही थी। लेकिन उस दिन राजेंद्र सिंह को आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए प्रियदर्शिनी अपने मम्मी पापा के साथ कार से यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। प्रियदर्शिनी अपने मम्मी पापा को 30 हजारी कोट छोड़कर यूनिवर्सिटी चली गई और इधर सुरक्षाकर्मी राजेंद्र सिंह जब प्रियदर्शिनी के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि प्रियदर्शिनी तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी है। तो वो सीधे यूनिवर्सिटी पहुंचे और राजेंद्र सिंह ने उस दिन संतोष कुमार को लॉ फैकल्टी के बाहर घूमते हुए भी देखा। हालांकि संतोष तो यूनिवर्सिटी से 1 साल पहले ही पास आउट हो चुका था, यानी उसकी पढ़ाई 1 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी वो प्रियदर्शिनी के लिए यूनिवर्सिटी में घूमता रहता था। उस दिन भी प्रियदर्शिनी जब सुबह के 11:30 बजे वाली क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, फिर जब क्लास खत्म हुई तो प्रियदर्शिनी कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के साथ करीब 2 या 2:30 बजे के आसपास वापस अपने घर चली गई। घर पहुंचने के बाद प्रियदर्शिनी ने राजेंद्र सिंह को शाम के 5:30 बजे वापस घर पर आने को कहकर उन्हें वहां से भेज दिया। और उस समय प्रियदर्शिनी अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उस समय प्रियदर्शिनी के घर का कुक भी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। इसके बाद 5 बजे के आसपास जब कुक वापस फ्लैट पर आया तो वो कुत्ते को घुमाने के लिए एक बार फिर घर से बाहर चला गया और अब फ्लैट में प्रियदर्शिनी एक बार फिर से अकेली रह गई। और ठीक उसी समय संतोष कुमार सिंह प्रियदर्शिनी के दिल्ली के वसंत कुंज इलाके वाले फ्लैट पर अपनी बाइक से पहुंचा। वो अपनी बाइक खड़ी करके हेलमेट को हाथ में लिए हुए प्रियदर्शिनी के दरवाजे पर आया और वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा। उस दिन उसे प्रियदर्शिनी के एक पड़ोसी कुप्पुस्वामी ने भी देखा था कि संतोष प्रियदर्शिनी के फ्लैट के बाहर खड़ा है और फिर मौका देखकर संतोष किसी तरह से प्रियदर्शिनी के फ्लैट के अंदर घुस गया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि उस समय फ्लैट में प्रियदर्शिनी के साथ उनका नौकर वीरेंद्र भी था और उसी ने दरवाजा खोला था। हालांकि वो संतोष को घर के अंदर आने नहीं दे रहा था, लेकिन जब संतोष ने वीरेंद्र से विनती की कि वो प्रियदर्शिनी से सुलह करने के लिए आया है, वो उससे माफी मांगने आया है, तब वीरेंद्र ने उसे अंदर आने दिया। उसके बाद नौकर वीरेंद्र वहां से चला गया और फ्लैट के अंदर जाते ही संतोष चुपके से प्रियदर्शिनी के रूम में चला गया। इसके बाद उस हैवान ने प्रियदर्शिनी का रेप किया, फिर अपने साथ लाए हेलमेट से प्रियदर्शिनी के चेहरे पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि प्रियदर्शिनी के चेहरे और शरीर पर हेलमेट से करीब 19 बार वार किए गए थे और हेलमेट का वार इतना घातक था कि हेलमेट का शीशा तक टूटकर बिखर गया था। जरा सोचिए उस मासूम लड़की का क्या हाल हुआ होगा। प्रियदर्शिनी खून में लथपथ हो गई थी और उस मासूम लड़की के खूबसूरत चेहरे को उस हैवान ने बड़ी ही बेरहमी से खराब कर दिया था। यानी वो हैवान प्रियदर्शिनी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी हार को अपने अपमान के तौर पर लिया और इसी कारण उसने ये गंदी मानसिकता बना ली थी कि अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो तुम्हें कोई और भी नहीं पा सकेगा।
इसीलिए संतोष कुमार ने प्रियदर्शनी के चेहरे को हेलमेट से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। हेलमेट के इतने घातक वार से प्रियदर्शनी अधमरी हो गई थी। लेकिन संतोष कुमार सिंह यहां पर भी ना रुका। उसको लगा कि प्रियदर्शनी अभी भी जिंदा है और वो सांसें ले रही है, तो संतोष कुमार घर में पड़ा हीटर का तार उठा लाया और उसने पूरी ताकत से प्रियदर्शनी का गला घोंट दिया और कुछ ही मिनटों में प्रियदर्शनी की मौत हो गई। इसके बाद वो दरिंदा वहां से चला गया। लेकिन संतोष को प्रियदर्शनी के फ्लैट से जाते हुए कई लोगों ने देख लिया था। उनमें बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, प्रियदर्शनी के पड़ोसी और नौकर वीरेंद्र भी शामिल था। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी दरिंदगी करने के पीछे संतोष को हिम्मत कहां से मिली होगी। यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे उसकी ये मानसिकता रही होगी कि कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाले और उसे लागू करने वाले एक आईपीएस अफसर का बेटा है। और फिर जब शाम के 5:30 बजे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह प्रियदर्शनी के फ्लैट पर अपनी ड्यूटी करने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए बेल बजाई। लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया था। तो राजेंद्र सिंह बहुत घबरा गए और वो जल्दी से पीछे वाले दरवाजे पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पीछे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। वो तुरंत फ्लैट के अंदर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो प्रियदर्शनी के कमरे में गए तो वो प्रियदर्शनी की हालत देखकर कांप उठे। प्रियदर्शनी की लाश डबल बेड के नीचे फर्श पर पड़ी थी और उसके चेहरे से खून बहकर पूरे रूम के फर्श पर फैल गया था। राजेंद्र सिंह ने तुरंत पुलिस स्टेशन में सूचना देकर पुलिस की टीम को बुलाया। फिर प्रियदर्शनी के परिवार वालों को भी खबर दी गई। इसके बाद पुलिस वसंत कुंज के उस फ्लैट में पहुंची जिस फ्लैट में प्रियदर्शनी की हत्या की गई थी। पुलिस को प्रियदर्शनी की लाश के पास से हेलमेट के कांच के टुकड़े, हीटर का तार जिससे गला घोंटा गया था और कुछ टूटे हुए बाल भी मिले। पुलिस ने सबूत के तौर पर इन तमाम चीजों को अपने पास सुरक्षित रख लिया और प्रियदर्शनी के घर वालों ने बिना किसी संदेह के प्रियदर्शनी की हत्या का आरोप संतोष पर लगाया। इसके बाद पुलिस ने संतोष को अरेस्ट कर लिया। लेकिन संतोष ने पुलिस को बताया कि उसने प्रियदर्शनी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, वो बेकसूर है, उसे तो बस फंसाया जा रहा है। संतोष के पिता जेपी सिंह पौंडीचेरी में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर थे, जो कि एक बहुत बड़ा रैंक था। और यही नहीं, बल्कि उनका ट्रांसफर बतौर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली में ही होने वाला था, जो कि कमिश्नर के बाद दूसरा सबसे बड़ा रैंक होता है। और इतने ऊंचे पद पर बैठा एक बाप अपने अपराधी बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये बात प्रियदर्शनी के पिता अच्छी तरह से जानते थे। और उन्हें यही डर था कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पुलिस दबाव में ठीक ढंग से काम नहीं करेगी। और फिर पुलिस जांच ने चमन लाल मट्टू की इस सोच को सही साबित भी कर दिया। घटना के 2 दिन बाद, यानी 25 जनवरी 1996 को ही इस केस को दिल्ली पुलिस से लेकर सीधा सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 11 अप्रैल 1996 को कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल कर दी। लेकिन 3 साल के एक लंबे समय के बाद 3 दिसंबर 1999 को निचली अदालत ने इस केस को लेकर अपना फैसला सुनाया। यानी पुलिस ने संतोष के घर से जिस टूटे हुए हेलमेट को बरामद किया था, संतोष के ब्लड सैंपल भी लिए गए थे। फॉरेंसिक टीम ने प्रियदर्शनी के अंडरगारमेंट से मिले सीमन को संतोष के डीएनए से मैच कराया था, जिससे पता चला कि प्रियदर्शनी के अंडरगारमेंट से मिला सीमन संतोष का ही है। यानी इस जांच से यह साफ हो गया था कि संतोष ने ही प्रियदर्शनी का रेप किया है और फिर प्रियदर्शनी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या भी कर दी। और प्रियदर्शनी के पड़ोसी कुप्पुस्वामी, सिक्योरिटी गार्ड और नौकर वीरेंद्र ने भी संतोष को प्रियदर्शनी के फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखा था। यानी ये सारे सबूत चीख चीख के कह रहे थे कि प्रियदर्शनी का रेपिस्ट, प्रियदर्शनी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि संतोष कुमार सिंह ही है। लेकिन निचली अदालत ने इस केस को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया जो आपको भी हैरान कर देगा। निचली अदालत के जज जीपी थरेजा ने 450 पन्नों के फैसले में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर कड़ी फटकार लगाई। जीपी थरेजा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जांच और मुकदमे के दौरान संतोष की मदद करने का प्रयास किया है। और जीपी थरेजा ने यह भी कहा कि इंस्पेक्टर ललित मोहन ने झूठे सबूत बनाने और संतोष का झूठा बचाव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक सब इंस्पेक्टर सहित कई गवाहों ने झूठे बयान भी दिए हैं। जीपी थरेजा ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई ने केस में अनुचित जांच की
और वो प्रियदर्शनी के घरेलू नौकर वीरेंद्र को भी अदालत में पेश करने में असफल रही, जो एक महत्वपूर्ण गवाह था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने यह दावा किया था कि नौकर वीरेंद्र कहीं गायब हो गया है, वो उन्हें मिल नहीं रहा है। लेकिन एक पत्रकार ने बड़ी आसानी से वीरेंद्र को उसके गांव से ढूंढ निकाला और जज जीपी थरेजा ने आगे कहा कि जिन्हें कानून को लागू करने के लिए रखा गया है, उन्हीं के बच्चों पर कानून लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि डीएनए जांच की जो प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से नहीं थी, इसीलिए हम इस डीएनए रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि संतोष के पिता दिल्ली जॉइंट कमिश्नर जेपी सिंह का जांच एजेंसियों पर दबाव रहा होगा, इसीलिए जांच एजेंसियों ने जानबूझकर इस केस में काफी निष्क्रियता दिखाई। जज जीपी थरेजा ने कहा कि वो जानते हैं कि संतोष कुमार सिंह ही दोषी है और उसी ने प्रियदर्शनी का रेप किया और फिर उसका कत्ल भी कर दिया, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं एक जज के रूप में जांच एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर ही अपना फैसला सुना सकता हूं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने कोई भी ऐसा ठोस सबूत ठीक ढंग से पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि यह जुर्म संतोष कुमार सिंह ने ही किया है। इसीलिए संतोष कुमार सिंह को संदेह के आधार पर यानी बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी किया जाता है और इस फैसले से प्रियदर्शनी का पूरा परिवार सदमे में चला गया। यहां तक कि पूरा देश ही सदमे में चला गया था और लोग इस फैसले को लेकर देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाने लगे थे। यानी इस फैसले ने यह साबित कर दिया था कि न्याय अमीर और पावरफुल लोगों की जेब की चीज है। और फिर संतोष कुमार सिंह ने बरी होने के बाद शादी भी कर ली और वो दिल्ली में ही वकालत करने लगा था। इधर प्रियदर्शनी के 64 वर्ष के बुजुर्ग पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई ऑफिस के चक्कर काटते रहे और 64 वर्ष की उम्र में वो बुजुर्ग इंसान कभी जम्मू से दिल्ली तो कभी दिल्ली से जम्मू आते जाते रहे। अब आप सोचिए कि प्रियदर्शनी के कातिल को इस तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीते देख उन बूढ़े मां बाप पर क्या बीतती रही होगी। और हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे देश में एक गरीब को न्याय पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और अधिकतर मामलों में तो कमजोर लोगों को न्याय मिल ही नहीं पाता। लेकिन प्रियदर्शनी मट्टू केस ने एक काम यह किया था कि इस केस ने न्याय व्यवस्था को लेकर लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा कर दिया था, एक लौ जला दी थी और मीडिया भी इस मामले को जोरों शोर से उठा रही थी। और फिर इस आक्रोश और अपनी जांच प्रक्रिया पर उठते सवालों को देखकर सीबीआई ने 29 फरवरी साल 2000 को निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी और फिर साल 2000 से साल 2006 आ गया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस को लेकर किसी भी सबूत या किसी भी गवाह को पेश नहीं किया गया और ना ही किसी तरह की कोई सुनवाई हुई। लेकिन जब प्रियदर्शनी के पिता का सीबीआई के ऑफिस के चक्कर लगाते हुए जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू आना जाना हो रहा था, तो ठीक उसी समय दिल्ली में चर्चित जेसिका लाल हत्याकांड मामले में 21 फरवरी 2006 को सारे आरोपियों को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था और जेसिका लाल की हत्या भी सन 1999 को दिल्ली में हुई थी और जेसिका का केस भी 6 सालों तक कोर्ट में चलता रहा और आखिरकार मुख्य आरोपी मनु शर्मा को एक कद्दावर नेता का बेटा होने की वजह से बरी कर दिया गया। साथ में अन्य आरोपी भी बरी कर दिए गए। लेकिन इस जेसिका लाल केस ने दबे हुए प्रियदर्शनी मट्टू केस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया और न्याय प्रणाली के प्रति लोगों का गुस्सा फट पड़ा। लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आए। जेसिका लाल और प्रियदर्शनी मट्टू को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले जाने लगे और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, जिससे न्यायपालिका पर बहुत भारी दबाव पड़ा, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने साल 2006 में ही इस केस की सुनवाई शुरू कर दी और जिन सबूतों और गवाहों को लोअर कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था, वहीं हाई कोर्ट ने उन्हीं सबूतों और गवाहों के आधार पर 42वें दिन 31 अगस्त 2006 को अपना फैसला सुनाया। यानी जिस फैसले में लोअर कोर्ट ने संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया था, उस फैसले को हाई कोर्ट ने बदल दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आता है और संतोष कुमार सिंह के इस अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हाई कोर्ट द्वारा संतोष कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई। संतोष को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद संतोष ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की
और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर साल 2010 में संतोष कुमार सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन प्रियदर्शनी के पिता चमन लाल मट्टू सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर बहुत दुखी हुए थे। साथ ही उन्होंने सीबीआई के प्रति भी निराशा जताते हुए कहा था कि सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रियदर्शनी के पिता चमन लाल मट्टू ने कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।